मैगजीन के बारे में। योजना जो है गवर्नमेंट का निकाला हुआ मैगजीन है, इसलिए बहुत सस्ते में आता है। तो ये आप पढ़िए। आप यदि आप नहीं मिलता, कहीं नहीं मंगा सकते, कॉलेज की लाइब्रेरी में आता है, लाइब्रेरी में समय दीजिए। जितना आप ऐसे पत्रिका आप पढ़ेंगे, आप ऐसे पेपर पढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आपके पास मैंने बताया कि आपको पर डे ऐसे पीरियोडिकल्स, जो समाचार पत्र जो है आपको पढ़ना है, आपको पत्रिका पढ़ना है, समाचार पक्ष में क्या पढ़ना है, उसका समाचार पक्ष पढ़ना है, उसका विचार पक्ष पढ़ना है, व्यापार का देखना है, खेलकूद गतिविधियों का देखना है। और क्या चीज नहीं देखना है, तो जो रीजनल न्यूज आता है, जो स्थानीय न्यूज होता है, जो क्राइम न्यूज आता है, क्राइम रिपोर्टर आता है, ये बेकार चीज है। ये आपके दिमाग को हिट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ज्ञान को दिग्भ्रमित करता है। तो ऐसे नकारात्मक ज्ञान से, सोच से आपको हटना है। ठीक है। तो समाचार पेपर में पढ़ता हूं रोज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समाचार पेपर रोज पढ़ता हूं, पर क्या पढ़ता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैगजीन में मंगाता हूं और मैगजीन में पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, इंपॉर्टेंट है। मैगजीन उस स्टैंडर्ड का पढ़िए। मैगजीन में वो स्टैंडर्ड आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको नाम बताया फ्रंट लाइन का, मैंने आपको नाम बताया, इवन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू भी अच्छा है, कंपटीशन मास्टर भी अच्छा है। योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स है, पेपर है। पेपर मैंने बताया, आप क्षेत्रीय पेपर पढ़ना बंद करिए और कोशिश करिए नेशनल पेपर पढ़ने का, क्योंकि आपका पेपर सेटर जो होता है वो नेशनल लेवल का सोचता है और नेशनल लेवल का काम करता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम पर डे समाचार पढ़ें, पर डे होने वाले गतिविधियों से अवगत हों, अपने ब्रेन को अपडेट करें, अपने आप को अपडेट करें और समय के साथ आगे बढ़ते रहें। ये इतना कंपटीशन का एज है, यदि आप समय की धारा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पिछड़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो आपको समय के धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंट मीडिया को फ्रेंड बनाएं और प्रिंट मीडिया से जुड़ें। आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वैल्यू जरूर है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो चीज आप ब्रेन में नहीं बिठा सकते। एक बार समाचार देखें, उसके बाद उसे आप लिपिबद्ध नहीं कर सकते। एग्जाम आपको लिखित में देना होता है, इसलिए लिखा हुआ चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि लिखा हुआ मैटर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ आर्टिकल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ चीज को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करिए, कलम चलाने की प्रैक्टिस करिए। और ये आपका समाचार जो है पर डे आप पढ़ेंगे, समाचार से जो सूचनाएं आप पर डे प्राप्त करेंगे, समाचार से ज्ञान जो पर डे प्राप्त करेंगे, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। यदि आपको इस बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो पूछ सकते हो जल्दी। चाहूंगा कि आपने इस मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना, पढ़ा और किया, और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। सर, ये मतभेद का कारण क्या है? मतलब कुछ लोगों का सोचने का तरीका ये होता है कि हम पैसे को वेस्ट कर रहे हैं इसमें, मंगल मिशन चला के। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, इससे हम तरक्की में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। सर, इसके बारे में उसका किस तरह अच्छा उपयोग होता है और कई लोग उसके प्रति बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, उसका मैं उस प्रश्न का जवाब देता हूँ। एक जैसे प्रश्न आया था, इधर ध्यान देना, मंगलयान जो गया भारत का, वो मंगलयान में लगने वाला पैसा जो है हम गरीबों का या दूसरे के लिए खर्च कर सकते थे। ये एक तर्क है, या दूसरे कामों के इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। ऐसा नहीं है। हमारा देश तकनीकी रूप से विकसित हो गया है, हमारा देश ज्ञान प्राप्ति के रूप में भी विकसित हो गया है। हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी चाहते हैं, हम इसको दुनिया को दिखाना भी चाहते हैं, और अपने वैज्ञानिकों का जो कार्य है इसको आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। देखिए, हम अमेरिका को बोलेंगे
कि हमको एक विमान दे दो बोइंग 707, वो तुरंत बोलेगा डॉलर दे, पैसा दे, ये ले विमान ले जा। ठीक है, हम चीन को बोलेंगे हमको 500 मोबाइल दे, बोलेगा पैसा दे, तुरंत मोबाइल दे। हम उसको बोलेंगे हमको मंगलयान जाने वाले एक अंतरिक्ष यान बना के दे, बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। बोले कोई देगा क्या आपको? चंद्रमा जाने के लिए कोई यान बना के दे, कोई देगा क्या? नहीं देगा। परमाणु बम बना के दे, बोले कोई देगा क्या? नहीं देगा। ठीक है, तो जो चीज आपको कोई देने का तैयार नहीं है, वो चीज आपको चाहिए, तो आपको ज्ञान तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा ना भाई। और याद रखिए, ये वो घटनाक्रम होता है जो करोड़ों लोगों के मनोबल को बूस्ट करता है, आगे बढ़ने को प्रेरणा देता है। ये बोलता है कि हाँ हमारे देश में भी दम है। लागत कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य के जितने शराबी एक दिन में शराब पी देते हैं, उससे भी कम खर्चा मंगलयान जा रहा है। तो कोई खर्चा है? वो कोई खर्चा नहीं है वो। तो ये कह देना कि मान लो उसमें 200 करोड़ खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, कोई खर्चा नहीं है। मंगलयान जो है हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हमारे में दम है कि हम इंटरप्लेनेटरी मिशन पर 300-400 दिन का यान भेज सकते हैं। ठीक है, कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने वाला यान भेज सकते हैं। कई बार हमने गलतियां की है इतिहास में, जैसे एशिया में सबसे पहले एटॉमिक टेक्नोलॉजी भारत में था। होमी जहांगीर भाभा जो था, दुनिया में उसका सबसे बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट में नाम आता था। पहला एटॉमिक प्लांट हमने डाला एशिया में, और चाहते तो पहला एटॉमिक बम भी हम बना सकते थे, नहीं बनाए। चाइना बना दिए पहले, और 1971 में जब एनपीटी लागू हुआ तो उसे बोल दिया गया कि जो बना चुका है वही बनाता रहेगा, नहीं बना सकता। तो भारत पर बैन लग गया। यदि हम बना चुके होते पहला, तो आज हमारे पास ये दूरबीन परमाणु टेक्नोलॉजी देखने नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो बना लिए थे अपने आप को बॉक्स कर दिए थे। ऐसे ही देखिए अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका भी सबके लिए सार्वजनिक क्षेत्र है। अंटार्कटिका ट्रीटी लागू होता है, और वहां पर भी कुछ लोग देश जो पहुंच गए, ये एरिया मेरे एरिया कहने लग गए, तुरंत भारत ने अंटार्कटिका मिशन भेजा जेट कासिम के नेतृत्व में, और अंटार्कटिका जी गया और दक्षिण गंगोत्री बनाया भारत में स्टेशन, ताकि कल के रोज कोई अंटार्कटिका को बंटवारा करे, भैया हमारा भी हिस्सा है। 18 देश है जो अंटार्कटिका जाने वाले, अंटार्कटिका बनने वाले। चंद्रमा में जाकर के लोग चंद्रमा पे जमीन बेचना शुरू कर दिए। आज वेबसाइट खोल लीजिए अमेरिका में, तो आपको 1 एकड़ 2 एकड़ जितना प्लाट थी चंद्रमा पर मिल जाएगा वो। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसे कोई अपना नहीं बोल सकता, अपना नहीं बोल सकते, ठीक है, पर कोई चंद्रमा पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ जा रहे हैं, उन लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। ठीक है भाई, चंद्रमा की यही सब तू ले ले, यही सब मैं लेता हूँ, इधर निकलने वाले खनिज को मैं ले जाऊंगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति पूछने नहीं देंगे, उस पर कानून बना दिए। अब आप क्या कर लोगे? तो ऐसी परिस्थिति में आपका भी दायित्व बनता है चंद्रमा पे आप भी तिरंगा गाड़ो, ताकि कल के रोज चंद्रमा को बंटवारा हो, भैया हम भी बोल सके हमारा भी हिस्सा है, हम भी यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, तो चंद्रमा पर तिरंगा हम ले गए। कल के रोज मंगल पर भी हो ऐसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना हो, हर देश से आदमी जा रहा है, कौन कौन जाएगा, कहां से जाएगा, तो हम भी बोल सके भैया हमारे पास में टेक्नोलॉजी, हम भी जाएंगे। तो जो इतिहास में कुछ गलतियां हमने दोहराई है, किया है, उसे हम फ्यूचर में न दोहराएं। ठीक है, आज ऐसा नहीं है भारत में कि गरीबी है एकदम ज्यादा, भूखमरी है या भूख से मर रहे हैं। जितना प्रोडक्शन भारत में होता है टोटल आवश्यकता से 10% ज्यादा है। हमारा धान आज सड़ते रहता है, ठीक है, बम्पर क्रॉप हमारे आता है। वो दिन लग गए जो आज से 50 साल पहले लोग भूखमरी मरते थे। आज एक ही व्यक्ति भूख से मरता है तो लोकसभा तक का हिल जाता है, लोकसभा तक हिल जाता है, बड़ी बड़ी इंक्वायरी बैठ जाती है। मतलब क्या है कि आज भूख चीज नहीं है, केवल राजनीतिक गतिविधि के हैं। इसलिए मंगल अभियान पे लगाया जा रहा पैसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज मैं समझता हूँ 200 करोड़ पाकिस्तान दे सकता है, आप 200 करोड़ ईरान दे सकता है, 200 करोड़ सऊदी अरबिया दे सकता है। सऊदी अरब में मंगल ग्रह जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। सऊदी अरब में कोई भी देश 200 करोड़ दे सकता है, पर मंगल ग्रह
हमारे पास है इसलिए हम जा रहे हैं। तो ये कह देना कि बेकार चीज है, मैं इसको नहीं मानता। ठीक है। एक प्रश्न किसके लिए आया था? खाड़ी युद्ध का। खाड़ी युद्ध से मतलब होता है फारस की खाड़ी में होने वाला युद्ध। फारस की खाड़ी कहाँ है? अरबियन देश में, ईरान और सऊदी अरब के बीच के वाटर बॉडीज को हम फारसी खाड़ी बोलते हैं। फारसी खाड़ी में 2 युद्ध हुए हैं, वैसे 3 है। एक ईरान इराक का युद्ध हुआ था 1980 से 86 के बीच में, उस समय खाड़ी गर्म था 80 और 86 के बीच में। बाद में 1991 में हुआ और उसके बाद में अभी हुआ। तो ये 91 में हुआ जब इराक जो था अपने दक्षिण में एक छोटा सा देश था कुवैत, उसमें अपनी सेना घुसा दिया 90 में, और 2 घंटे के अंदर कुवैत में कब्जा कर लिया। कुवैत का जो सादा भाग करके सऊदी अरब में चला गया और जान बचाया। कुवैत को मुक्त कराने के लिए मल्टीनेशनल फोर्सेस थे, वो गए और कुवैत को मुक्त कराया। बाद में इराक के साथ फिर टसल हुआ, वो अभी तक वहां पे जारी है। ठीक है। तीसरा जो था खाड़ी युद्ध उसको बोलते हैं। ईरान इराक के बीच में जो झगड़ा था उसका मेन कारण था बसरा के पूर्व में सब अल अरब जलमार्ग को लेकर के झगड़ा हुआ था, सीमा गांव का। वो 6 साल तक चला था। ठीक है। एक और प्रश्न क्या था? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत में जो सड़क परिवहन है उसमें भारी परिवर्तन करने के लिए एक स्कीम लागू किया। अब सवाल उठा कि सारा नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट को कैसे 4 लाइन में कन्वर्ट किया जाए। उसके लिए हजारों करोड़ की जरूरत है। एक छोटा सा स्कीम लागू किया उन्होंने कि जो भी पेट्रोल भराता है, डीजल भराता है, 1 रुपया टैक्स दो। सड़क के इस्तेमाल ही डीजल पेट्रोल उपयोग करने वाले करते हैं ना। परिणाम क्या हुआ? उस 1 रुपया के कलेक्शन ने इतना पैसा दिया सरकार को कि वो कॉरिडोर बनाना शुरू हुआ। पहले चरण में हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके तहत दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला एक प्रोजेक्ट लाया गया, 4 लेन रोड लाया गया। दूसरे चरण में लाया गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो जिसमें दिल्ली तरफ से नागपुर, भोपाल, नागपुर होते हुए हैदराबाद साउथ की ओर जाने वाला ट्रेन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होता है और ईस्ट वेस्ट मुंबई और कलकत्ता को जोड़ने वाला होता है। ठीक है। तो ये जो कॉरिडोर है 4 लेन जो बन रहा है, ये हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बूस्ट किया, हमारे सप्लाई चेन को बहुत बूस्ट किया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत बूस्ट किया। कैसे बूस्ट होता है बताता हूं मैं। आपका यहाँ एक प्लांट है रायपुर में और यहाँ से कोई प्रोडक्ट को आपको बॉम्बे भेजना है, तो पहले क्या होता था? एक ट्रक माल जा रहा है, फिर दूसरा ट्रक जा रहा है, तीसरा ट्रक जा रहा है, तो 3 ट्रक का माल एक बड़ा वाला ट्रक में आ जाता है। तो एक ही ट्रक में जो है 3 ट्रक का माल को भरा कर बड़े बड़े ट्रक जाने लग गए, और पहले बड़ा ट्रक मुड़ ही नहीं सकता था। अब 4 लेन में इतना चौड़ा चौड़ा रोड हो गया कि बड़े बड़े ट्रक जो है परिवहन को ले गया। पहले यहाँ से नागपुर जाने के लिए या बॉम्बे जाने के लिए 3 दिन लगता था, अब 24 घंटे लगता है। समय बचत हो गया, ज्यादा सामान कम समय में कम ईंधन खर्च करके आप पहुंच सकते हो, है कि नहीं? परिणाम स्वरूप इससे प्रोडक्शन, सप्लाई और बहुत सारा जो हमारा जो ग्रोथ है सफल हुआ। ये दूरदर्शी सोच का एक नतीजा था कि कैसे हम जो है इस कॉरिडोर को बना करके हम अपना देश के इकोनॉमिकल सेक्टर को बूस्ट कर सकें। एक प्रश्न क्या था? वीटो पावर। हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है
उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर अमेरिका और रसिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, इनको वीटो पावर मिला है। और इस वीटो पावर का क्या फायदा क्या नुकसान है, ये जानना चाहते हैं। इस वीटो पावर को बोलते हैं निषेधाधिकार ताकत, निषेधाधिकार शक्ति। निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है कि कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी मसले आ रहे हैं, इस पांचों देशों की सहमति जरूरी है। एक ने भी यदि वीटो कर दिया या निषेधाधिकार लागू कर